नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लहसुन का जो साइज़ है वो बनाने के लिए कौन सी 5 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब तक आपका पौधा छोटा और बीमार है ना, वो बड़े कंद का निर्माण नहीं कर सकता। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको कौन-कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी लहसुन का बेहतर पैदावार मिले और अच्छी गुणवत्ता किसानों को प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, बहुत सारे किसान भाई जिसका गलत उपयोग करते हैं, खादों का प्रयोग। हमें बहुत बार प्रश्न आते हैं कि हमें खादों का प्रयोग 70-80 दिन में कौन सी खाद डालें। 70-80 दिन में खाद थोड़ी डालती है। खादों का प्रयोग आपको शुरुआती जो बेसल डोज है ना, उस टाइम पे करना है 70%, और जो आप 30% जो खाद बचा है ना आपको, वो 30 से 35 दिन के आसपास जो पहली निंदाई गुड़ाई करते हैं ना, उस टाइम पे करना है। उसका एक कारण है किसान भाइयों कि जो भी आप खाद डालेंगे ना, उसको अपटेक करने में पौधे को जो लगने के लिए मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और अणु उसको तोड़ेंगे, जब जाके आपके पौधे को उपलब्ध हो पाएँगे। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, नाइट्रोजन हमने डाला, मान लीजिए नाइट्रोजन तो हम क्या है कि ठीक है, पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन की नाइट्रेट फार्म जो होती है ना, वो सबसे जल्दी लगने वाली फार्म है किसान भाइयों खादों की। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, वो अमोनियम फार्म में मौजूद होती है हमारे पास में। तो उसको अमोनियम फार्म से नाइट्राइट में बदलने के लिए उसमें नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करते हैं। उसके बाद उसको नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदलता है, जब जाके वो पौधे को लगता है। 46% नाइट्रोजन का सिर्फ 30% ही लगता है, और 20% तो यूँ मान लीजिए 15, 17, 20% तो उसका लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो ये ना कुछ बातें हैं जो हमें विशेष ध्यान रखनी है। इसी प्रकार फास्फोरस का मैं आपसे कहूँ किसान भाइयों, तो हम क्या है कि फास्फोरस को फास्फेट में बदलने के लिए हमने सुना है बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, ये फास्फोरस को फास्फेट में बदलेंगे। फिर उसके जो मोबिलाइज़र बैक्टीरिया जो रहते हैं, वो आप वेम हो गया, जिगोस्पोरा हो गया, ये इसको फास्फेट फार्म में बदलेंगे, जब जाके हमारे पौधे इसको अपटेक करते हैं। हम जो डालते हैं ना, वो सॉलिड फार्म में खाद पौधे नहीं लेते हैं, उसको अपटेक करने के लिए अणु और मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं। तो इसीलिए खादों का प्रयोग हमेशा शुरुआती स्टेज में ही हम लोगों को करना है। ये और पोटास का बहुत महत्व है किसान भाइयों लहसुन की फसल में। पोटास का महत्व इसलिए किसान भाइयों कि जो हमारी लहसुन में जो चमक है ना, पोटास को है ना फसलों का ट्रैफिक हवलदार बोला जाता है। जो सेल वॉल मजबूत करने का काम है ना, वो पोटास ही करता है। बहुत सारे किसान भाई पोटास का बहुत कम प्रयोग करते हैं। तो पोटास का प्रयोग आपको किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ मान लो 1 बोरी के आसपास तो करना ही करना है किसान भाई, ये बात। और वो 60% वाला एमओपी या एसओपी दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। एमओपी लेना चाहें तो वो भी ठीक है। तो आपको शुरुआती स्टेज में बेसल डोज में इसको आपको डाल देना चाहिए, ताकि हम लोगों की जो लहसुन में आगे जाके धीरे धीरे पौधे को लगता रहे किसान भाइयों। तो पोटास का मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे किसान भाई कम प्रयोग करते हैं। तो पोटास का बहुत फ़ायदे किसान भाइयों। ये मान लीजिए कि क्वालिटी से जो भी कोई शब्द निकलता है ना, तो उसका सीधा उदाहरण मान लीजिए कि पोटास से लेकर के। तो पोटास को आपको है ना हमेशा ध्यान रखना है किसान भाइयों, अपनी फसल में शुरुआती अवस्था में डालना ही डालना है। दूसरा कारण है किसान भाइयों, जो बहुत सारे किसान भाई, अब असली चैलेंज जो किसान भाइयों चालू होगा ना, अब 60 से 70 दिन की अवस्था के बाद चालू होता है। मिड जनवरी के बाद में किसान भाइयों थ्रिप्स का अटैक हमारी लहसुन की फसल में होने लग जाता है। तो उस टाइम पे किसान भाइयों आपको सिंचाई के तुरंत बाद, जब भी सिंचाई करते हैं ना, उसके बाद में दवाई का स्प्रे करना है। बहुत सारे किसान भाई सूखे में स्प्रे कर देते हैं, उसके 2-3 बार सिंचाई करते हैं, तो रिजल्ट ठीक से मिलता नहीं है। तो सिंचाई करने के बाद में 2 से 3 दिन बाद, 2 दिन बाद जैसा आप, या फिर जो कोई किसान भाई कर सकता है, तो 1 या दिन ही बाद में आप गीले में आपको अपनी फसलों में जो थ्रिप्स है उसके कंट्रोल के लिए अपनी दवाइयों का स्प्रे करना है। और वो भी स्विच कर करके, ताकि वो उसका क्या है, रेसिस्टेंट पावर है ना जो थ्रिप्स का, वो ना बढ़े, ताकि वो पौधे को जो अपटेक कर रही है ना, उसको वो बदल लेंगे ना, तो उससे ठीक से वो कंट्रोल रहेगी। और बदल बदल के आपको केमिकल्स का प्रयोग करना है। केमिकल्स के बारे में भी बात करेंगे अपन कि कौन सा बेस्ट रहेगा, और वो भी स्टेज बाय स्टेज होता है किसान भाइयों। तीसरा होता है किसान भाइयों, मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि लहसुन में पीलापन है या कोई बीमारी है, तो आपको उसकी पहचान करके उसका सही से उपचार करना चाहिए। उसके लिए जो भी फंगीसाइड आप डालते हैं ना, देखो फंगीसाइड की अगर बात हो गई ना, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमेशा है ना सिस्टेमेटिक फंगीसाइड को है ना, जब बीमारी नहीं लगती है ना, उसके पहले उपयोग किया जाता है। और जब बीमारी लग जाती है ना, उसके बाद में क्या है कि जो पास्ट इमरजेंस बोला जाता है उस फंगीसाइड को, जो सरफेस पे जो फंगस रहती है पत्तियों पर, उसको मारने के लिए कॉन्ट्रेक्टिव फंगीसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आजकल तो 2 कॉम्बिनेशन में फंगीसाइड उपलब्ध हो गए हैं। तो सिस्टेमेटिक और फंगीसाइड वाले कॉम्बिनेशन आपको साथ में लेकर के चलना है, ताकि हमारी फसलों की दोहरी सुरक्षा हो सके। तो अगर आपकी फसलों में रोग लगे हैं ना, तो फिर आपको क्या है कि जो भी ना, पहले तो ये समझिए कि जो फंगीसाइड होते हैं ना, वो फसलों में बीमारियों की रोकथाम के लिए है। उसके बाद में क्या है कि जो भी फंगस है उसको सरफेस पर मार देगा ना, तो वहाँ के जो टिश्यू जो है ना, जो सेल डिवीजन सेल्स है जो मर चुके हैं ना, वो बढ़ेंगे नहीं।
और वो फंगस से उसका निर्माण आगे नहीं हो पाएगा। तो वो फिर जो पौधे नए पत्ते आएंगे वो फ्रेश पत्ते रहेंगे। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब भी आपकी लहसुन की फसल में रोग लगे तो आपको फंगीसाइड या 20-25 दिन के अंतराल पर आपको फंगीसाइड का स्प्रे अपनी फसलों में करते रहना चाहिए। उसके लिए आप चाहें तो अच्छा बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको मैं, एजेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। ये बहुत बढ़िया टेक्निकल है। ये क्या है कि हायर फंगस के है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। सभी प्रकार की फंगस है वो एक प्रकार में काम कर देता है। उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो रेस्पायरेशन वाला रहता है। मतलब वो क्या है कि जो फसलों का जो मान लीजिए कि जो पावर हाउस जो रहता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन्स रहते हैं ना, उसको किल कर देता है पूरी तरीक़ा से। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आपको जब भी अपनी फसलों में बीमारी लगी है ना किसान भाइयों, तो हमेशा फंगीसाइड से उसकी सुरक्षा आपको करनी है। ये 3 कारण मैंने आपको बताया किसान भाइयों, आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी फसलों में। चौथा कारण बता दूं किसान भाइयों कि क्लोरोफिल हमारी फसल में कभी भी कम नहीं होना चाहिए। क्लोरोफिल का मतलब ये नहीं है कि आप यूरिया दिए जा रहे हैं। यूरिया का प्रयोग भी आपको सीमित करना है। तो जो क्लोरोफिल ख़त्म करने का काम कौन करता है? थ्रिप्स करती है, हमारे जो फंगस लगती है वो करती है। तो अगर आपको जैसे मौसम ख़राब होता है तो भी हमारी थोड़ी ज़मीन की टॉक्सिसिटी वगैरह बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी लहसुन में पीलापन आ जाता है। तो आपको क्या है कि इस समय पे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का है ना एक एप्लीकेशन कर देना चाहिए जब भी मौसम ख़राब होता है उसके बाद में, या मान लो 60 दिन की अवस्था के बाद भी अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे ना तो बहुत बेनिफिट ही रहेंगे आपकी फसल में। तो ये 4-5 प्रमुख कारण मैंने आपको बताया किसान भाइयों, जिससे हमारी फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी ना तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अपने आप ही होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा किसान भाई ध्यान रखिए। आखिरी सिंचाई में तो आपको पता ही है किसान भाइयों, वो तो आजकल लहसुन में किसान भाई जो रहते हैं हमारे समझदार है कि 2 जो सिंचाई है हमें थोड़ी सी लंबे स्केल के लिए थोड़ी सी अवॉइड करना, ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे ना तो अच्छा पैदावार आप अपनी फसलों में ले सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लहसुन में जो 12-13 प्रकार के जो विशेष रोग लगते हैं वो किस कारण से लगते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में नए वीडियो में। धन्यवाद।